दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम चले हैं पश्चिम यूपी के ज़िले बुलंदशहर में और यहां पे हम गांव में आए हैं जो सराय दूल्हा गांव है। इसमें हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो काफ़ी युवा हैं, शिक्षित हैं और काफ़ी छोटी उम्र में नाम इतना कमाया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, किसान नेता हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको एक बार इनसे मिलाना चाहेंगे। दर्शकों, सर स्वागत है हमारे शो में आपका एक बार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे जनपद बुलंदशहर विधानसभा सिकंदराबाद ग्राम सराय दूल्हा में आप आए। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर हमारा स्वागत करने के लिए। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं प्रेस के माध्यम से जी। मेरा नाम प्रमोद यादव है जी। ग्राम सराय दूल्हा से बिलोंग करता हूं। समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रिया। फिलहाल मैं राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा में हूँ और किसान संघर्ष समिति युवा का संयोजक हूँ। भारतीय किसान यूनियन बलराज में राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ और लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर जनपद बुलंदशहर ही नहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट होता तो लगातार अपनी टीम के साथ संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे कि कृषि विधेयक कानून को लेकर, सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संसद भवन में ध्वनि मत से जबरदस्ती कृषि विधेयक कानून पास किया, किसानों में उसका बहुत रिएक्शन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आपकी प्रेस के माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं और माननीय राष्ट्रपति जी से भी, क्योंकि जो बिल किसानों को लेकर लाया गया, किसानों को सबसे बड़ी ठेस है वो इस चीज़ की है कि किसानों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कृषि विधेयक बिल कानून के रूप में अडानी अंबानी के इशारे पर जिस तरह संसद में इन्होंने पेश किया, लेकिन किसी भी किसान नेताओं से या किसी जनप्रतिनिधि से या कृषि एक्सपर्ट से इन्होंने चर्चा नहीं करी, जिससे किसानों में काफ़ी रोष है। उसको लेकर इनकी सरकार की जो केंद्रीय मंत्री थी माननीय हरसिमरत कौर जी, जो इनके घटक दल हैं अकाली दल पंजाब से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई मंत्री, एक राजस्थान से भी इस्तीफा दिया गया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तुम्हारे गुजरात भी, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सारे प्रदेशों की जितनी किसान यूनियंस है, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर या तिगरी बॉर्डर हो, लगातार किसान प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आप पश्चिमी यूपी से काफ़ी बड़ी मांग उठा रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, तो काफ़ी आंदोलित आप हैं। पिछले कई दिनों से आप लगे हुए हैं इसमें। दिल्ली में भी जाते हैं आप, वहाँ पे किसानों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो सर कैसा रुझान आ रहा है कि गवर्नमेंट रद्द करेगी इनको? ऐसा है, पिछले 60 दिनों से मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की समर्थन में इस सरकार की खोखली नीतियों के खिलाफ लगातार किसान भाइयों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने हमारे साथ में रामविलास प्रधान जी है, आप भी किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष हैं, रजनीश शर्मा जी भी हैं, हमारे युवा नेता हैं, हमारे सत्येंद्र जी भी हैं हमारे। लगातार हम गाजीपुर बॉर्डर पर या टिगरी बॉर्डर पर लगातार जाकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से सरकार से बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये कानून जब तक रद्द नहीं होगा किसान अपने घर नहीं जाएगा। उस कड़ी में सबसे बड़ी दुखद जो बात हुई है, हमारे कम से कम 125 किसान भाइयों की शहादत हो गई है, और लेकिन हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को भेज कर बार बार किसानों से वार्ता करा रहे हैं, जनता में संदेश दे रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ है, सरकार किसानों से वार्ता करना चाहती है, लेकिन सरकार दो मुहैया सांप की तरह अपना रुख अपना रही है। जब इनकी नीयत कृषि विधेयक कानून को वापस लेने की नहीं है, जब ये चाहते ही नहीं है, तो फिर काहे की वार्ता है? सिर्फ हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार का ये रवैया है। आप देख लो, 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड पर हमारे किसानों के जो संगठन हैं, मैं आपकी प्रेस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार लगातार नए नए प्रोपोगंडा आजमा रही है, जिसमें कम से कम 400 किसान यूनियन पूरे भारतवर्ष की हैं, लेकिन इन्होंने 40 किसान संघर्ष जो यूनियन से उनके नेताओं को लिया। फिर भी हम अपने किसान नेताओं के साथ हैं, लेकिन सारी वार्ता विफल हुई। 26 जनवरी की गणतंत्र परेड के लिए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, हम आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे, आप हमें रूट बना के दे दीजिए। लेकिन उस दिशा में क्या हुआ, जब किसानों के लाखों ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गए
तो सबसे बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का था, दिल्ली पुलिस का था। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए जिस तरह अराजक तत्व हमारे आंदोलन में घुसे हैं, जो रूट हमें दिया गया वो रूट पहले से ही बैरिकेडिंग था। जो झंडा जो फैलाया गया वहाँ पे, तो वो तो बीजेपी वाले बता रहे हैं, बीजेपी का आदमी था कोई नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात का है कि जब किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, जो रूट किसान भाइयों को दिए गए, सारे ट्रैक्टर वहाँ थे, शांतिपूर्ण धरना था। ये भारतवर्ष का नहीं, पूरे विश्व का ऐसा आंदोलन है जो सबसे शांतिपूर्ण चलने वाला आंदोलन है। पूरे देशी विदेशी मीडिया दिल्ली आकर रुकी हुई है। वो क्यों? कि किसानों के शांतिप्रिय आंदोलन को देखने के लिए। अब की बार देश की परेड पर नजर नहीं थी, किसानों की ट्रैक्टर रैली पर नजर थी। वो इसलिए थी कि किसान शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया है कि दिल्ली के लाल किले पर किसानों ने झंडा फहरा दिया, तो मैं उस संबंध में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने जो शुरू से लगे हुए थे, 26 जनवरी की परेड से पहले भी 5 दिन पहले 2 शूटर्स को किसान भाइयों ने गिरफ्तार किया सिंधु बॉर्डर पर। उन्होंने सीधा कहा था कि हमें कई किसानों पर गोली चलाने के आदेश थे। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि कल के आंदोलन को इसको शांतिप्रिय आंदोलन से हटाकर हिंसात्मक करने की दिशा में कार्य करना था। किसान ट्रैक्टर को जब मूव करा रहे थे, कुछ बीच में असामाजिक तत्व किसानों के रूप में हमारी रैलियों में घुसे और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे और लाल किले पर पहुंचकर झंडा फहराया, जबकि किसान यूनियंस का उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जो राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा वो देश का अपमान करेगा। किसान कभी देश का अपमान करता नहीं है, क्योंकि ये किसान है जो धरती का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम करता है और देश का पेट भरने का काम करता है। ये किसान वही है जिसका बेटा सरहदों पर रहकर देश की रक्षा करने का काम करता है। क्या ये किसान हिंसात्मक हो सकता है? जो पिछले 62 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, क्या वो किसान दिल्ली में हिंसा कर सकता है? आप बताइए। कल जो एक घटना घटी, जिस तरह दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे किसान आमने सामने थे, हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को चोट आई, हमारे किसान भाई शहीद हो गया और सैकड़ों किसानों के अभी पता भी नहीं है। जितनी देश की स्ट्रीम मीडिया है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारे न्यूज चैनल पर किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं। मैं आपकी प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या किसानों ने किसी के साथ बदतमीजी करी, किसी की दुकान को लूटा, किसी शहरी दिल्ली वाले से परेशानी करी? नहीं करी, क्योंकि वो लोग थे जो आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहे थे। किसान हिंदुस्तान का नहीं, ये तख्ते हिंदुस्तान के जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को राजा माने बैठे हैं और माननीय गृह मंत्री जी जो अपने को देश का राजा माने बैठे हैं, ये लोकतंत्र है, ये भारतवर्ष है। तो ये किसान आपकी पार्टी का अपनी आवाज को उठाएगा। जब तक कृषि विधेयक कानून वापस नहीं होगा, हम दिल्ली से वापस नहीं हटेंगे। आपकी पार्टी का कल आयोजन हुआ था आपके क्षेत्र में, तो उसमें कैसा रुझान रहा? किस तरीके की आपने जानकारियाँ ली, लोगों को जानकारियाँ दी इस किसान मतलब कि कानून को लेकर? सबसे पहले कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं किसान हूं, किसी दल में मैं बाद में हूं। मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरी आस्था समाजवादी विचारधारा में है। जो विचारधारा स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने, जिन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष खामोश हो गया तो संसद भवन बेलगाम हो जाएगा। अगर सड़क पर आंदोलन नहीं होगा, विपक्ष अपनी आवाज को नहीं उठाएगा, तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं जिसमें स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, जिस विचारधारा को लेकर माननीय मुलायम सिंह धरती पुत्र, जो किसानों की आवाज़ को उठाने में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जिनका नाम डंका पूछता है, जो हिंदुस्तान के नहीं भारतवर्ष के रक्षा मंत्री रहे, जिन्होंने किसानों की आवाज़ को और नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। माननीय नेताजी के सुपुत्र युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव जी भी अपने पिताजी की विरासत को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं और समाजवाद के प्रोधा के रूप में समाजवादी पार्टी किसान चौपालों के माध्यम से, किसान युवा घेरा के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में लगातार जा रहे हैं। कल 26 जनवरी की गणतंत्र परेड पर माननीय राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हमने अपने विधानसभा सिकंदराबाद तहसील को घेरने के लिए, झंडा फहराने के लिए कम से कम 150-200 ट्रैक्टरों के साथ एक रैली निकाली, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी से भी कहना चाहता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किसानों को
झंडा फहराने से रोका गया, हमारे साथ बदतमीजी करी गई, ये लोकतंत्र की हत्या है। कल सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में ट्रैक्टर ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने बर्बर तक लाठी चार्ज करी गई। किसान नेताओं को गिरफ्तार भी करा गया, कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया, रास्तों में बैरिकेडिंग करी गई, ट्रैक्टरों में तेल देना भी बंद कर दिया उन लोगों ने। और सबसे घिनौना चेहरा तो ये है कि उन्होंने ट्रैक्टरों को तेल देना बंद कर दिया, फिर भी किसानों ने एडवांस तेल रख रखा था। कल 500 ट्रैक्टर हमारे जाने थे, फिर भी हम 150 ट्रैक्टर लेके पहुंचे और लोकल प्रशासन ने बदतमीजी करी, हमारे किसान नेताओं से शब्द बोले जिसमें हमारे साथ भी उत्पीड़न करने की प्रयास किया गया, हमसे बदतमीजी करी गई, लेकिन हमने अपनी यात्रा को नहीं रोका, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती और घर में सोने वालों की जीत नहीं होती। जब तक यह कृषि विधेयक कानून रद्द नहीं होगा, चाहे सरकार हमें फांसियों के फंदे पर क्यों न लटका दे। इस देश में हम रहते हैं जिस देश में सरदार भगत सिंह जी ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए 24 वर्ष की उम्र में अपनी शहादत दे दी, जिस देश में चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, वो अंग्रेजों की गोलियों से भी नहीं डरे और स्वयं इस देश में बलिदान दे दिया। हम उस देश में पैदा हुए जिस देश में सुभाष चंद्र बोस जी ने जन्म लिया है, जिन नेताजी ने देश की लड़ाई लड़ने के लिए जर्मनी तक लड़ाई लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान को नहीं भारतवर्ष को आज़ाद कराया। दूसरा की क्या योजना है आपकी? राव इंद्रजीत, जो राव हमारे तुलाराम जी हैं, उन्होंने शहादत दी। न जाने कितने राव तुलाराम जी हैं, हमारे धन सिंह कोतवाल जी हैं, न जाने कितने महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया। क्या आप बता सकते हो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या जनसंघ का इस देश की आज़ादी में कोई अधिकार है? आज ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या हम राष्ट्रद्रोही हैं? अरे राष्ट्रद्रोही अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने ये पार्टी बनाई। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में जहर घोलने का काम करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं, उसके बाद ये समाजवादी लोगों पर आरोप लगाने का काम करते हैं। समाजवाद का तो मतलब ही आपस में प्यार करना है, सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाना है, इंसानियत की एक धारा को, एक दिया को लेकर आगे चलना है। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी का एक ही कहना है कि उठो जवानों, लगातार संघर्ष करो। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उसी विचारधारा पर हमारी पार्टी लगातार कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और 2024 में ये किसान दिल्ली से इस नाकारी, निकम्मी, भूखी, कंगली, नंगी सरकार को ना हटा दे तो आप कहना, ये किसान उस दिन इसको ताकत दिखाएगा जिस किसान को ये देश की मीडिया में, खासकर आप अच्छे पत्रकार हो, लेकिन देश की जो नाकारी, निकम्मी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, आज तक हो, जी न्यूज हो या एबीपी न्यूज हो, ये चैनल किसानों को आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं, नक्सली बता रहे हैं। क्या आपने देखा था किसानों को जब पिछले 60 दिनों से किसान संघर्ष कर रहे थे? क्या कोई मीडिया ने उनको दिखाया? क्या 125 किसानों ने शहादत दी? क्या किसी ने उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचा? क्या सरकार ने कोई घोषणा करी या सरकार का कोई मंत्री पहुंचा? गाजीपुर बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के माननीय प्रधानमंत्री रेसकोर्स में रहते हैं, किसी ने बयान नहीं दिया। जैसे ये कल घटना घटी, किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए सारे न्यूज चैनल ऐसे लग गए हैं। आज ये स्तर हो गया है, इतना तो बरेली के बाजार का, जो बरेली का झुमका भी नहीं गिरा जितनी देश की पत्तल चाट मीडिया गिर गई है, जो बड़े लेवल के। लेकिन फिर भी मेरे छोटे स्तर के जो पत्रकार भाई हैं, जो छोटा न्यूज चैनल हैं, वो अब भी सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं पार्टी को स्थापित करने में? अगर पार्टी मुझे विधानसभा का टिकट देती है, नहीं देती है, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मिशन को लेकर, माननीय नेताजी ने जो मिशन बनाया है समाजवाद, मेरा सपना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समाजवाद का नारा दिया जाए, समाजवाद की विचारधारा को घर घर तक फैलाया जाए। मेरा सपना है, मेरा मानना है। मैं लगातार हर प्रदेश में दौरे करता हूँ। युवजन सभा में राष्ट्र कमेटी की मुझे जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, मैं हर में जाता हूं। सिर्फ हमारा एक ही सपना है कि एक दिन दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा के साथ साथ हमारा समाजवादी झंडा भी लहरे। ये समाजवादी झंडा भी एक दिन दिल्ली के लाल किले पर कोई समाजवादी लहराए। हमें पूर्ण विश्वास है एक दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ये समाजवाद का झंडा जरूर लहराएंगे। सर, आने वाले पंचायत चुनावों में किस तरीके से आप तैयारी करवा रहे हैं अपने क्षेत्र, जो आपके प्रत्याशी पार्टी के आ रहे हैं, उनको किस तरीके से लोग शिक्षित लाएंगे आप, या पैसे वाले लाएंगे, क्षेत्र के लाएंगे, किस तरीके से आप उनको? सबसे पहले तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये कहना है जी
कि आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ जमीनी लीडर्स हैं, एक तरफ हवाई लीडर्स हैं, जो पैसे कमाकर बैग के माध्यम से बाई हेलीकॉप्टर राजनीति करते हैं। एक तरफ किसान नेता हैं, जैसे हमारा विधानसभा सिकंदराबाद 64 जनपद बुलंदशहर काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। मैं भी यहाँ पर जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर किसान संघर्ष समिति का एक संगठन है जिसका मैं संयोजक हूँ। समाजवादी पार्टी और चोला संघर्ष समिति ने पिछली बार हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख डम्बर सिंह यादव जी हैं, उनके बेटे को चुनाव जिताया था, जिला पंचायत सदस्य बनाया दूसरी योजना में। और जब जीते थे, जब बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, विपक्ष में हमने राजप्रकाश यादव जी को जिला पंचायत बनाया था। ये ताकत हमने क्षेत्र में दिखाई थी, क्योंकि क्षेत्र का व्यक्ति विकास करता है, बाहरी कभी विकास नहीं करता। सर, फिर हमने काफ़ी समस्याएं हैं। फिर हमने सरायदुला निवासी कांति देवी जब सीट एससी में चलेगी और किसान आंदोलन में 15 जून 2010 को बसपा सरकार के खिलाफ हम अपनी जो हमारे क्षेत्र की ज़मीनों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। यूपीएसआरडीसी से, यूपीएसआईडीसी से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 जून 2010 को कलेक्ट्रेट हमने घेरा, आज भी वहाँ गेट बना हुआ है। आप देखो, 10,000 किसान और 300 ट्रैक्टरों ने कलेक्ट्रेट में एंट्री करी। उस समय की उस सरकार ने प्रमोद यादव बनाम सरकार और मेरे सैकड़ों साथियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करे गए। फिर हमने जिला पंचायत में अपने गांव की कांति देवी को चुनाव जिताया 5,000 वोटों से कम। फिर इलेक्शन आए, फिर पार्टी ने चुनाव दिया, क्योंकि ये चुनाव में पार्टी सिंबल तो देती नहीं है, समर्थन देती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हमारा समाज तय करता है, जो क्षेत्र का होता है, उसको मौका दिया जाता है। लेकिन जो आजकल जो आपका क्वेश्चन है क्षेत्रीय और बाहरी, मेरा मानना तो ये है, जमीनी लोगों को जब तक राजनीति में आने से रोका जाएगा, वो देश का, क्षेत्र का, राष्ट्र का नुकसान है। इसी तरह मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ, पैसे के बल पर तुम न्यूज़ तो बनवा सकते हो, खबर छपवा सकते हो, लेकिन जो धरती, जो क्षेत्रीय माहौल को, जो देश की नब्ज को जानता हो, सही मायने में वही नेता होता। जब तक संसद भवन में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि राजनीति में अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक उस राष्ट्र का, उस देश का भला नहीं हो सकता। जो ये पंचायत चुनाव में सर प्रत्याशी आ रहे हैं, सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें मन बहला रहे हैं लोगों का पैसे के बलबूते, उन पर क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा प्रेस के माध्यम से ये कहना है, पिछले चुनाव में भी हम लड़े थे, इलेक्शन सीट महिला हो गई थी, खुद नहीं लड़ पाए थे। हमने शराब का विरोध करा। जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार शराब को रोकने में विफल हो गई है, क्योंकि जो नकली शराब माफिया हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। अभी ताज़ी घटना हमारे विधानसभा के जीतगढ़ी गांव की हुई है, जहां पर आपने काफ़ी संघर्ष करा उनके अधिकारों को लेकर, जो मुआवजे को वहाँ नुकसान हुआ, क्षति हुई है जो, तो उसके लिए आपने अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष करा है। जैसे मैं दिल्ली में, मुझे सूचना मिली कि जीतगढ़ी गांव के अंदर विधानसभा सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में जहरीली शराब के कारण 5 लोग मौके पर ख़त्म हो गए हैं। मैं रात्रि में ही 3 बजे गांव में पहुंचा। जब तक 3 लोग ख़त्म हुए थे, 2 सुबह ख़त्म हुए थे। गांव में बहुत आक्रोश था। मेरी गांव में 1 to 1 महिलाओं से बात हुई, गांव के सम्मानित लोगों से बात हुई। एक बात निकल के आई, मैंने गाँव की हालत देखी। मैंने और भी गांव आसपास के देखे हैं। जो देश का नौजवान है, भविष्य है, आज वो शराब में ऐसे चूर हो रहा है। जिस हाथों में कलम हो, आज 12-12 साल के, 14-14 साल के बच्चों के हाथों में अद्धे पौए की बोतल लगी हुई है। क्योंकि पंचायत चुनाव को देखते हुए जो नेता चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शराब हटाओ, देश बचाओ। ये जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है, वो काहे का जनप्रतिनिधि है? हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनना चाह रहे हैं कि हम सेवा कर सकें। हम राजनीति में इसलिए आए, मैंने MBA किया है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा मेन मकसद समाज में आने का ये है, सेवा के भाव से, कि जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो नौजवान हैं, हम उन्हें शिक्षित बनाएं। लेकिन ये कैसी सेवा है? जो पैसे वाले लोग आते हैं, उन्हें जनता वोट दे रही है, उन्हें जिता रही है, विधानसभा में भेज रही है, लोकसभा में भेज रही है, जिला पंचायत में भेज रही है, फिर वो लोग 5 साल नहीं आते। जीतगढ़ी घटना भी वही एक उदाहरण है। 12-12, 18-18 साल के बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है। लोग शराब पी के घरों में पड़े हुए हैं। माताओं बहनों में बहुत आक्रोश था और मैंने अपील करी थी कि जब तक तुम स्वयं, मातृशक्ति स्वयं हथियार नहीं उठाएगी, स्वयं मिशन नहीं चलाएगी शराब माफिया के खिलाफ, जब तक स्वयं परिवर्तन नहीं करोगे अपने अंदर, जब तक हमारे नौजवानों का भविष्य असुरक्षित है।
और उसकी कड़ी में हमने वहाँ पर आंदोलन करा। जब हमारे लोगों की डेड बॉडी आई, मैं धरने पे बैठा। हमारे लोकल प्रशासन, माननीय एसडीएम साहब, सीओ, एसएचओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करी कई अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन कुछ अच्छे अधिकारी भी थे जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और कार्रवाई करी पुलिस ने। मैं मानता हूं शराब माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों ने कार्रवाई करी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपकी नाक के नीचे शराब माफिया खुलेआम बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार को फैला रहे हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार? जब ये शराब माफिया खुलेआम पंचायत चुनावों में रोज शराब बांटी जा रही है, तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक तो अधिकारी अच्छे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हें कोई मुआवजा भी दिलाया गया आपके द्वारा? हमने संघर्ष करा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई मुआवजे की घोषणा नहीं करी। अगर ये श्रवण जाति से कोई व्यक्ति होता तो 1 करोड़ की 50 लाख की घोषणा हो जाती, लेकिन वो दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 लोग मौके पे खत्म हो गए, 21 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी के लिए कोई मुआवजे की घोषणा नहीं करी, कोई इलाज की घोषणा नहीं, कोई इलाज की घोषणा नहीं। लोकल अधिकारियों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करा हॉस्पिटलों में जब उनका इलाज किया गया। यही मांग हमारी थी कि मरने वालों को 20-20 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और उनको रहने के लिए पट्टा। जिन पर 5-5 बेटियां हों, जो लोग गए हैं, किसी के 4 बेटी 5 बेटी, उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये दर्द गांव-गांव का है। आज ये घटना, ऐसे ही घटना ये हुई थी बागपत के अंदर, ऐसे ही घटना हुई है सिकंदराबाद में, सहारनपुर में, पूर्वांचल में, और आगे भी देखो कितनी घटना हुई, क्योंकि सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। जो उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, वो राम के नाम पर आई थी। इन्होंने राम के नाम का सौदा कर दिया है। प्रदेश में रावण राज, जंगल राज चल रहा है। आप देख लो हाथरस की घटना, एक दलित परिवार की बेटी, एक वाल्मीकि परिवार की बेटी, क्या वो हिंदू नहीं है? जो हिंदू कर करके लोगों की वोट लेने का काम किया और 300 विधायक इन्होंने जिताकर उत्तर प्रदेश की सरकार में बनाने का काम किया। क्या सरकार का विधायक सांसद हाथरस पहुंचा? मैं आपकी प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कौन पहुंचा? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लगाई, उन्होंने साफ उसमें जो स्टेटस रिपोर्ट भेजी, आरोपियों के लिए इन्होंने रैलियों के भी आयोजन करवाए, इनके जो समर्थक हैं। वहां का नाकारा निकम्मा लोकल सांसद जातीय संघर्ष कर रहा है, सवर्ण जातियों को लेकर उनकी पंचायत करा रहा है, और एक बेटी ने अपनी जान दे दी, जिसकी बलात्कार का निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधी खुलेआम घूम रहे। भारतीय जनता पार्टी का लोकल विधायक और सांसद उनसे मिलने के लिए जेल में जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि वो घटना ही नहीं घटी, लेकिन सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की सरकार के चेहरे पर चाटा मारा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साबित करा कि उस बेटी की बलात्कार के बाद हत्या हुई है। इसी तरह बदायूं के अंदर आप देख लो, एक बेटी की जो अपने को संत मानते हैं, मंदिर के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई, उनके गुप्तामों में रोड डाली गई। इससे निंदनीय और क्या हो सकता है? आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी एनकाउंटर के नाम पर किस तरह नौजवानों का खून बहा जा रहा है। आप देखो कानून व्यवस्था काफी बदहाल है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत की तो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी चुन के आते हैं, बनारस से वो सांसद हैं, यहीं से एचआरडी मिनिस्टर चुन के गए। कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो कहीं है ही नहीं सर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो बात ही मत करो। सबसे पहले कानून व्यवस्था पे मैं आपको बता रहा हूँ कि राम के नाम पे आए थे, रावण राज कर दिया है प्रदेश के अंदर। रोज हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बड़े बड़े सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख के जातियों को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। एक जाति के लोगों को टारगेट कराया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कितने ब्राह्मण लोगों की हत्या कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने यादव जाति के लोगों की हत्या की जा रही है, जबकि ब्राह्मणों ने तो इस पार्टी को वोट भी दिया। लेकिन आज कितने नौजवान ब्राह्मणों की हत्या कर दी। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर यादव नौजवानों की हत्या करी जा रही है। देखो झांसी के अंदर एक पुष्पेंद्र यादव नाम के नौजवान को निर्मम हत्या कर दी। जो कोतवाल था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रात्रि में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके परिवार को मिलने नहीं दिया। इस तरह एक मुकेश राजभर की हत्या कर दी पूर्वांचल के अंदर पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के नाम पर। 2 साल पहले यहाँ नोएडा में भी एक केस हुआ था, पटला गांव। इसी तरह जितेंद्र यादव नोएडा के अंदर बेरहमी से उसके गोली मारी गई, जबकि अपना जिम चला रहा था और वो कोतवाल बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। कहाँ गए थे सारे हिंदूवादी संगठन? एक एफआईआर भी नहीं है, उसको बदमाश घोषित करके उस पर गोली। क्या पुष्पेंद्र यादव या जितेंद्र यादव या अनिल राजभर या मनोज राणा या वाजपेयी या हमारा जो सुमित गुजर, क्या ये हिंदू नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये जितने हिंदूवादी संगठन प्रदेश में चल रहे हैं, जिनके खून बहाए गए फर्जी एनकाउंटर के नाम पर, क्या जितनी मानव आयोग की एफआईआर इस सरकार के खिलाफ दर्ज है पूरे भारत में नहीं है?
ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, हर मोर्चे पर विफल हो गई है। उसके परिवार से आज कोई मिलने गया जितेंद्र कैसे? कोई हिंदूवादी संगठन गया? कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया, ना कोई इलाज का प्रबंध कराया गया उसके लिए। भाई मुआवजा तो छोड़ दो, ये किसी को कोई मुआवजा नहीं दे रहे। सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रोपोगंडा करती है, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। इंसाफ भी नहीं मिला है, कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दल गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और सरकार आने पर उनके परिवार में सरकारी नौकरी भी लगाएंगे। इसी तरह जो लड़का सुमित गुजर खत्म हुआ था उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह मुकेश राजभर को भी दिए गए। पुष्पेंद्र यादव से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए हैं। समाजवादी पार्टी बदलाव की राजनीति करना चाहती है। प्रदेश को बदलने के लिए पार्टी बिल्कुल तैयार है। नौजवान किसान मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य रोजगार का मामला है, आज नौजवान सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। बताओ किसकी नौकरी गई? बच्चे तैयारी करते हैं, नौकरी आती है, कोई लग भी गया तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच हो जाती है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सर गन्ने पेमेंट को लेकर। मैं काफ़ी सुन रहा हूँ 14 दिन का वादा था, 14 महीने हो चुके हैं सर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो गन्ना पेमेंट है, ये सरकार क्योंकि इसकी नीयत सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेकर है, ये हमें हिंदू नहीं मानते। मैं प्रमोद यादव समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं पिछड़ा हिंदू हूँ, मैं समाजवादी हिंदू हूँ। ये दलितों को हिंदू नहीं मानते, ये पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते। इसी तरह हिंदू में डिवाइडेशन हो गया है क्योंकि हम पिछड़े हैं, मूल निवासी हैं, भारतीय हैं हम, क्योंकि बाबा साहब ने लोकतंत्र बनाया है। तो आपका कहना है कि जातियों को देख के ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। किसी किसान को गन्ना पेमेंट नहीं देंगे। इन्होंने जो वादे करे थे कि जो गन्ना बेचारा सरकार जो किसान गन्ना बोता है उसकी पिछली सालों के कई सालों के पेमेंट अभी रुके हुए हैं, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी। बड़ी बड़ी चीनी मिलों के मालिकों से इनके संबंध हैं। आज देश को कौन चला रहे हैं? अडानी अंबानी। 14 दिन का वादा था, 14 महीने हो चुके हैं। कोई वादा नहीं है, सरकार की कोई नियत ही नहीं है। सरकार तो हिंदू मुसलमान के नाम पर झेर घोलने का काम करती है और चुनाव लड़ती है और वोट बटोरने का काम करती है। इसी तरह मूल्य उस पर भी बढ़ोतरी नहीं की गई है 4 साल के दौरान। ये गन्ने का रेट तो छोड़ दो, इन्होंने तो कृषि विधेयक कानून ऐसा बना दिया है 1200 रुपये क्विंटल मूंजी बिक रही है, धान बिक रहा है। अब गेहूं देखना, सरसों की फसल आ रही है, क्या रेट देंगे? इनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया इन लोगों ने। जो सरकार कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, हम 1 नेशन 1 किसान करेंगे, 1 मार्केट बनाने का काम करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब कि ये किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि कानून लाए गए हैं और ये विपक्षी जो लोग हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अडानी अंबानी की जेबों को भरने के लिए इस कानून को लाए हैं। आप ये बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं भाषण देख रहा था। 2022 में उनका किसानों को लेकर, उनकी आय को लेकर दोगुना करने की उनकी नीति। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी? जब स्वामीनाथन जी ने कृषि आयोग का गठन हुआ देश के अंदर तो किसानों को लेकर उन्होंने रिसर्च करा पूरे देश में। जिस तरह आप घूम रहे हो, किसानों से बात कर रहे हो, उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा कि किसान कटाई, लगाई, झड़ाई, बुआई, जुताई इतना खर्चा हो जाता है। अगर एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका कम से कम किसान को 1.5 गुना दिया जाना चाहिए। वो क्यों कहा? कि किसान की लागत भी नहीं आ पा रही। अगर सरकार 2200 रुपये का एमएसपी घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो कम से कम उसका 400 रुपये और जोड़कर 2600 कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम एमएसपी का 1.5 गुना देंगे, हम किसान की आय 2 गुना करेंगे। क्या इन्होंने दिया? इन्होंने संसद भवन में धोखे से कृषि विधेयक कानून पास कर दिया सांसदों ने। मैं माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने विरोध किया, कई सांसदों पर इन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करी गई और अडानी अंबानी और देश के बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कृषि विधेयक कानून इन्होंने पास कराकर और राष्ट्रपति जी से उस पर मोहर लगा ली। जिस दिन माननीय राष्ट्रपति जी ने सर कोई समितियां नहीं बनाई गई, ना कोई मतलब किसी से पूछा गया इस कानून के बारे में, अपना आप ही मन में आया और बना डाला। ये प्रदेश नहीं देश में जंगल राज चल रहा है।
चंद पूंजीपतियों की सरकार एजेंट बन के काम कर रही है। सरकार का जो मोरल डाउन कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें पता है देश को धर्म के नाम पर तोड़ना है, जाति के नाम पर तोड़ना है, इन्हें देश का विकास नहीं करना। बताओ इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर क्या किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुन के आए, इन्होंने क्या काम किया? मुझे माँ गंगे ने बुलाया है। भाइयों बहनों, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा की सफाई करी? बताओ, गंगा की कितना प्रदूषण फैल रहा है आज। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं। आप सड़कें देख लो, आप रास्ते से निकल के आए हो, कितनी सड़कें खराब हैं। किसी गांव में इंटरलॉकिंग सड़क मिली आपको? क्या सड़क अच्छी आपको मिली? ये समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मत कह रहा हूँ कि मैं उनकी पार्टी से हूँ। आज देश का, प्रदेश का युवा अगर किसी की तरफ देख रहा है तो ऐसे नेता देश में अखिलेश यादव जी है, जिन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक ऐसा एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिया जिस पर हमारे फाइटर जेट उतरे। वायुसेना ने जिनको धन्यवाद देने का काम किया। अगर देश में युद्ध हो गया चाइना से या पाकिस्तान से, तो हमारी वायुसेना उस हाईवे को इस्तेमाल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लो, अखिलेश जी ने जो वादे किए थे, मेट्रो देने का काम किया लखनऊ के अंदर। नोएडा के अंदर आप एलिवेटेड रोड देख लो, नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली। गाजियाबाद के अंदर आप एलिवेटेड रोड देख लो, आप 100 डायल देख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पुलिस सिस्टम बनाया कि आज उस 100 डायल को बाबा जी ने बदलकर 112 कर दिया। लोहिया आवास देख लो आप, समाजवादी पेंशन देख लो, जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने की। ऐसी समाजवादी पेंशन जो महिलाओं को एक पुरस्कृत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए दी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में 10-90 किसान दुर्घटना के लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसान दुर्घटना बीमा, न जाने कितनी योजना। ऐसा क्रिकेट स्टेडियम दिया ग्रेटर नोएडा में और लखनऊ के अंदर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकते हैं। क्या अखिलेश जी वहां पर खुद क्रिकेट बजा रहे हैं, खुद खेल रहे हैं? नहीं, हमारे प्रदेश के लोगों के विकास के लिए। नौकरी के क्षेत्र में IT कंपनियों का हब बना दिया लखनऊ और नोएडा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ सरकार भ्रम फैलाती है कि समाजवादी पार्टी ने विकास पूर्वांचल में किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर देश के, प्रदेश के कम से कम 5-7 मेडिकल कॉलेज बने। सैपई मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, तुम्हारे बलिया में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। दूसरा, इतना सुंदर एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम किया। न जाने कितनी सड़कें गाँव में जनेश्वर मिश्र योजना के द्वारा दी गई। कितने सैकड़ों गांवों को लोहिया में कराया गया। गांव से गांव, आप अभी आए होंगे निकल के इसी गांव से, सरायदूला से। अब जब आप आए होंगे, नगला गए होंगे, तो ये समाजवादी पार्टी के द्वारा रोड बना हुआ है। जो NH 91 है, सिकंदराबाद से जो एटा होते हुए अलीगढ़, एटा, ये कन्नौज के लिए जा रहा है। इससे जितने रोड जुड़े हुए वो समाजवादी सरकार में बनाए गए हैं। दूसरा, इंडस्ट्री के क्षेत्र में माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में आपने देखा होगा, गौतम बुद्ध नगर के अंदर मुझ पे आरोप था गौतम बुद्ध नगर को तोड़ने का, लेकिन गौतम बुद्ध नगर को, जनपद को तोड़ा नहीं गया था। नेताजी ने जो बड़ी बड़ी कंपनी समाजवादी सरकार में ग्रेटर नोएडा के अंदर बनी हुई है, चाहे होंडा हो, चाहे माउजर बियर हो, या कोई बड़ी बड़ी जो कंपनी जितनी भी स्थापित है, या सिकंदराबाद के अंदर इंडस्ट्री एरिया को डेवलप करने की बात हो। विधानसभा सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया का हब है। बड़ी बड़ी कंपनियां लाई गई जिससे यहाँ विकास हो, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। आने वाले पंचायत चुनाव में जो समाजवादी समर्थित प्रत्याशी आएंगे वो किस आधार पर आएंगे सर? एक बार हमने माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से पत्र भी लिखा, उनसे बैठ के डिस्कस भी हुई कि समाजवादी पार्टी, अभी माननीय, आपने नहीं देखा होगा, अभी फरीदाबाद के अंदर माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। हमारी पार्टी के प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने सीधा कहा है कि जो विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं 2022 के लिए, उन युवा नेताओं के लिए, या जो टिकट चाह रहे सबके लिए कहा है, जो गांव देहातों में 100 चौपाल किसान लगाएगा, किसानों की बात उठाएगा, किसानों के बीच में जाएगा, टिकट उनको दिया जाएगा। जो युवा घेरा लगाएगा, इसी तरह जिला पंचायत में जो पार्टी की आवाज़ को उठाएगा, नौजवानों के बीच में जाएगा, किसानों के बीच में जाएगा, महिलाओं के बीच में जाएगा, और युवा घेरा किसान चौपालों के माध्यम से जनता की सुनेगा, उन्हीं को समाजवादी पार्टी, मेरा मानना यह है, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी पंचायत चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी ऐसे लोगों को ही पार्टी टिकट देगी। कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ फ्री टिकट दिए जाते हैं, संघर्ष करने वालों को हज के मौका जाता है। बहुत सी पार्टियों पर आरोप लगते हैं कि पैसे लिए जाते हैं। सर, आपकी पार्टी में उसमें क्या है सर? हमारे माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक ऐसी पार्टी बनाई है जो गांव गली नौजवानों को देखते हुए पार्टी बनी है। ये किसानों के जज्बाती मुद्दों को देखकर, जमीनी, क्योंकि हमारा परिवार जो हमारे माननीय नेताजी का सिपाही परिवार है, आप देखते होंगे
कितने शालीन है वो आज भी, हर त्योहार गांव में आके बनाते हैं, खेती किसानी आज भी करते हैं। आप देखो माने नेताजी के गांव में जाकर, आज भी नेताजी के परिवार में गाय पाली जाती हैं, वो घर का देसी घी घर का खाते हैं, हर तीज त्योहार पर जाते हैं, दीपावली पे, होली पर, अभी गणतंत्र दिवस भी माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने घर पे जाके मनाया। इससे साफ जाहिर है कि संस्कृति को मानने वाले, अपने धर्म को मानने वाले, अपने लोगों से प्रेम करने वाले अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो परिवार सेपई है, जो माननीय नेताजी का परिवार है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार। गायों की दशा आज काफ़ी ख़राब है इस समय, वो खेत भटक रही हैं, किसान भी परेशान है उस चीज़ से। इस सरकार ने मतलब देखो, ये सरकार गाय हमारी माता का नारा देते हैं। मैं मानता हूँ गाय हमारी माता है, हम सम्मान करते हैं हिंदू संस्कृति का, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। आज हमारी गाय माता और हमारे बिजार या जो पशु हैं, आप देखो कितनी फसलें खराब हो गई हैं, उनको लोग मार मार के भगाते हैं। जो लोग गाय माता कहते हैं, कभी उनको रोटी खिलाई, कभी उनको बांधा। सरकार क्या कर रही है, कितने करोड़ों का चंदा ये इकट्ठा करते हैं गौशालाओं के नाम पर, क्या कोई उसका हिसाब लेगा इन लोगों से? बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर हो रहा है, गौशालाओं के नाम पर चंदा उगाते हैं। आप गौशालाओं में जाकर देखो, सिकंदराबाद में 3 गौशाला है, बुलंदशहर में कई गौशाला है, वहाँ गाय मर रही हैं, उनको इलाज भी नहीं है, चारा भी नहीं है, और ये कहते हैं गौ हमारी माता है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल में और हिमाचल में तो कहते हैं गौ हमारी माता है, और इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़ी लीडर बीफ मंगाते हैं, गऊ का मांस खाते हैं। वो कहाँ खाते हैं? तमिलनाडु जाकर देखो, केरला में जाकर देखो, इनके हॉनरेबल स्वर्गीय पर्रिकर साहब जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव में कहा था कि हमारे यहाँ बीफ पर कोई बैन नहीं लगेगा। तो वहाँ यहाँ गाय हमारी माता, वहाँ गाय माता नहीं है। लेकिन समाजवादी लोग ऐसे नहीं है, अपनी गाय को हम ही माता मानते हैं और वहाँ भी माता मानते हैं, और जो हमारी माता को नुकसान पहुँचाएगा, समाजवादी सरकार में उन लोगों पर देशद्रोही के मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार को सिर्फ बदनाम करने का काम गाय की राजनीति करते हैं और गाय के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं ना ही। ये सरकार गाय और गोबर के नाम पर राजनीति करती है, प्रदेश का माहौल बिगाड़ते हैं ये लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंगल ऐसे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने गायों के लिए गौशालाएं बनवाई गई। और कितनी आप अयोध्या में देख के आओ, आज मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी में मंदिर को लेकर भी सीधा था कि जो एक विवादित मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश पर आज अयोध्या में मंदिर भगवान श्री राम का बनाया जा रहा है, तो हमने इसका स्वागत करा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले हैं, हम दंगा करने वाले नहीं हैं, हम संविधान को मानते हैं, देश को मानने वाले हैं। राष्ट्रपति जी ने कभी विरोध नहीं करा। आप देखो अयोध्या के अंदर कितना विकास समाजवादी पार्टी के अंदर करा गया। वहाँ की जो 24 परिक्रमा मार्ग है, रोड मार्ग है, म्यूजियम्स समाजवादी पार्टी सरकार में बनाए गए। अयोध्या के अंदर भी सिर्फ ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हमको राष्ट्रद्रोही बताएंगे, तुम्हें राष्ट्र प्रेमी बताएंगे, जबकि सबसे बड़े देशद्रोही और देश गद्दार और कोई है, जो मेरा मानना है, जो मेरी निजी राय है, राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अभी देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी खुद कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, क्या आप पर सर्टिफिकेट है जय हिंद और वंदे मातरम का? अरे वंदे मातरम तो हृदय में होती है, प्रेम तो इस किसान से पूछो, इस किसान से पूछो, इनसे पूछो, ये है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। सर, वंदे मातरम थोपा जा रहा है एक तरीके से लोगों पे। तुम किसी की विचारधारा किसी पे नहीं थोप सकते। आपका मन नहीं कर रहा, नहीं मानते, मैं मानता हूँ वंदे मातरम, मैं कहता हूँ, मुझे गर्व है, मैं पिछड़ा हिंदू बोलते हैं उनको देशद्रोही बोला जाता है। सर, जब इनके उपराष्ट्रपति जी, देश के बड़े लीडर, बड़े नेता वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं आप जय हिंद के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर देश पर थोप नहीं सकते, आप उनको आतंकवादी नहीं बोल सकते, देशद्रोही नहीं बोल सकते। सबसे बड़े देशद्रोही तो ये लोग हैं। इनकी आप बताओ, देश के सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने अपनी बेटी किस में ब्याई है? मुस्लिम समाज के अंदर। या कई चीज़ें इन्होंने करी हैं जो मुसलमानों को ये देशद्रोही बताते हैं। इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या जैनी हो, बौद्ध, कोई सही, हम सब भारतीय हैं। इस देश में, इस मिट्टी में सबको रहने का अधिकार है। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा सिर्फ यही है, आपके दर्शकों के लिए, इस देश को हमें बचाना है, नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करना है। आज देश को आप जैसे अच्छे पत्रकारों की आवश्यकता है कि जिस तरह पत्रकारिता का मोरल गिर गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
जिसको मोदी मीडिया कहते हैं, जिस तरह गोदी मोदी मीडिया कहते हैं, पूरे देश के आंदोलन को जिस तरह इन्होंने आतंकवादी खालिस्तानी से जोड़ दिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। अगर इस मीडिया को आज भी जिंदा कर रखा है तो आप जैसे नौजवान पत्रकारों ने, तो मैं यही चाहता हूँ, आज आप छोटे पत्रकार हैं, आने वाले दिनों में आपका चैनल देश का बड़ा चैनल बने, आप सच्चाई दिखाओ, असलियत दिखाओ। इससे बड़ा आंदोलन जो आज कृषि विधेयक कानून के लेकर जो ट्रैक्टर रैली निकली है और लाल किले तक किसान पहुंचे, सर मैंने पूरी रिपोर्टिंग करी है वहाँ की। इसी तरह उससे पहले भी राष्ट्रपति भवन तक किसान पहुंच गए थे, लेकिन उस देश की सरकार ने और मीडिया ने सच्चाई दिखाने का काम किया। उन्होंने कभी सरकार के पत्तल चाट काम करने का काम नहीं करा, जिस तरह चंडों में लौट गए। आप सच्चाई दिखाओ, लेकिन ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सच्चाई दिखाओ। किसान अन्नदाता है, ये देश का रखवाला है। किसान का ही बच्चा पुलिस में है, किसान का ही बच्चा पत्रकार है, किसान का ही बच्चा नेता है, फिर भी किसान ही परेशान है। तो इस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सिर्फ ये प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ जी, हे भगवान सूर्य नारायण जी ने सद्बुद्धि दे और ये देश के लिए अच्छा कार्य करें, इस कानून को रद्द करें। हमारे साथ हमारे अन्य मेहमान भी हैं, उनसे भी थोड़े विचार ले लेते हैं कृषि कानूनों को लेकर। सर स्वागत है हमारे शो में आपका। मैं गांव सरादोले का चोलादुर्ग क्षेत्र किसान संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष राम कैलाश यादव, प्रधान राम कैलाश यादव हूँ। देखिए, मुझे आपके चैनल के माध्यम से एक 3 बात कहनी है। पहली बात तो सबसे ये है कि जो इन्होंने कृषि विधेयक बिल पास किया है, ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के सर्वनाश की जड़ है। सबसे पहले हमारी यही विनती है, यही मोदी जी का कहना है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि कानून लाए गए हैं। देखिए, ऐसा है, दूनी तो दूनी जीरो पहुंचा दी हानि में। मतलब दूनी तो इन्हें ना करी, उसकी दूनी के और बजाय किसान की बर्बादी। किस तरीके के जागरूकता अभियान चला रहे हैं इस कानून को लेकर? हम देखिए, कानून को लेकर हम इस जो इन्होंने कृषि बिल बनाया, कानून बनाया है, हम इसके खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे। दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसने ये बिल कानून वापस नहीं लिया जाए। भविष्य में क्या करने वाले हैं आप आंदोलन को लेकर? किस तरीके से तेज करने वाले हैं आंदोलन को? हम गांव गांव पंचायत कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और संगठन को इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर इन्होंने बिल वापस नहीं किया तो हमारे क्षेत्र के किसान भी अब भी गए हैं, अब के कई गुने ज़्यादा पहुंचेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। एक तरीके से साथ नहीं, सबका विनाश कर रहे हैं। ये सबका विकास की जगह विनाश कर रहे हैं किसानों जो का। किसान भाई हैं जो गाँव में बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं और हम पूरे उनके समर्थन में, सहयोग में हम जाते भी हैं। यहाँ हमारे यहाँ से भी किसान बहुत काफ़ी जाते हैं और जा रहे हैं और जाते रहेंगे। तो सरकार को क्या संदेश है? सरकार को संदेश यही है हमारा, तो अगर सरकार ने बिल वापस, कानून वापस नहीं किया ये कृषि बिल, तो इससे भी कई गुना ज़्यादा आंदोलन और धरना प्रदर्शन चलेंगे। आप रद्द चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? देखिए, हम तो इसमें रद्द चाहते हैं, संशोधन से कोई लाभ नहीं, ना संशोधन। जो किसान, हम एक बात कहनी चाहता हूँ कि आप बताइए, जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं और किसान इसे अपने लाभ नहीं मानने, तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए, भाई लाभ हानि तो किसान के लिए है। जब इस बने हुए कानून से किसान नाराज हैं, खिलाफ हैं, उनका नुकसान है, वे मानने हैं, तो इनको रद्द कर देना चाहिए, इन्हें कानून बनाना चाहिए। सर, कृषि कानून बनाने को लेकर न कहीं राय ली गई है, ना कोई समिति बनाई गई है, तो उस पर हाँ, देखिए, इसमें ऐसा है, जो कृषि संगठन थे, इन्होंने जब इन्होंने बिल की तैयारी करी तो उन संगठनों से, जो राष्ट्रीय संगठन है, उनको बुला के उनकी सहमति से विचार करके तब कानून बिल बनाते। तो हो सकता है आज ये जो आज फैलियत हो रही है ये ना होती। अगर बातचीत कर ली जाती, डिस्कशन कर लिया जाता, सुलह ले लिया जाता, तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक होता है। ठीक होता। ये आज ये जो मारकाट हो रही है, लड़ाई हो रही है, 62 दिन हो गए। बहुत किसानों का कहना है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इस चीज़ की, हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है एक तरीके से। देखिए, जो किसान इस कानून को अच्छा मांग रहे हैं, वे इन्हीं के दलाल हैं, इन्हीं के चाहते हैं, ना वे किसान हैं। वे इन्होंने फर्जी बना रखे हैं और फर्जी अपनी समिति बना रखी है और
फर्जी उनसे भाषणबाजी करवाते हैं। जगह जगह जा रहे हैं और किसान ट्रैक्टर ले लिए, अपनी तरफ से भी आयोजन करवाए हैं। हरियाणा में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी विवाद हुआ था, किसानों और सरकार के जो समर्थक थे उनके बीच में तो ये काफी सब झड़प हुई थी। सब इन्हीं की, इस सरकार की ही देन है। ये सरकार ही उल्टा काम करवा रही है, सरकार ही झूठ बोल रही है, सरकार ही बहका रही है। और सरकार के नुमाइंदे हैं ना, वे किसान हैं, वे सब सरकार के चमचे हैं। आने वाले समय में आप आंदोलन को तेज करने वाले हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा तेज करने वाले हैं। हम देख रहे हैं अब कि कल के हिसाब किताब देख के, कल से ही हमने सिकंदराबाद में कल रैली निकाली, बहुत बड़ी रैली निकली हमारी। और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, दिल्ली तैयार हैं जी, दिल्ली जाने के लिए। किसान चौपाल पहले अपने मशवरा और कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब की मेरे हिसाब से 100% किसान मई परिवार के दिल्ली को कूच करेगा। किसान गांव-गांव जाकर आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही से चला रहे हैं जी, रोजाना डेली। दुष्प्रभाव बता रहे हैं? देखिए, कानून को सब, कानून के लिए सभी ये कह रहे हैं, अगर कानून इन्होंने ये बिल कृषि कानून वापस वापस नहीं लिया तो हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं और बढ़ेगा, तेज होगा। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरीके के उम्मीदवार आप चाहेंगे, किस तरीके के उम्मीदवार चुने जाएं? हाँ, हम जो हमारे ये जिला पंचायत या प्रधानी के चुनाव हैं, हम ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे जो शिक्षित हो और जागरूक हो, संघर्षों को लड़ सके, संघर्षों को लड़ सके और अपने ही क्षेत्र का हो। हम ऐसे क्षेत्रीय उम्मीदवार ही कहीं ना कहीं, हाँ, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे जिला पंचायत का, चाहे प्रधानी का। जो बाहरी लोग पैसे वाले आ रहे हैं और काफी खर्चा कर रहे हैं लोगों को, इन लोगों ने शराब वगैरह बंटवा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना इन लोगों ने तो हमारी जनरेशन, छोटे बच्चे 12 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उनको जहरीली शराब प्या कर देखिए आप। अब जीतगढ़ी का आपने सुना भी होगा, जीतगढ़ी में इन्होंने क्या किया, यही कह रहे हैं। इस पर शासन कोई भी, हमारा प्रांत से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शिक्षा का और स्वास्थ्य का काफ़ी अभाव है, इंटरलॉकिंग वगैरह, साफ सफाई भी नहीं है गाँवों में, न तालाबों का कार्य है, न कुछ है। जब से मोदी जी की हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मोदी जी मुख्यमंत्री आए हैं, सरकार बनी है बीजेपी की, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं जी, और अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र में जाते आते हैं। जो सफाई कर्मचारी है, आज तक भी 5 साल हो गए, हमारे किसी गांव में भी आज तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। जो इनके अधिकारी हैं, उनकी 60 गांठ है, वे उनके हाजिरी लगाते रहे और तनख्वाह उन्हें बांटते रहे। गाँव में जो साफ सफाई और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसे कार्य होते हैं यहाँ पे, है कार्य या नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं। सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसकी क्या हालत है यहाँ पे? उसी स्कूल की बताऊँ आपको, इसी सरकार में पहले हमारी बिल्डिंग बनी, प्राइमरी पाठशाला जूनियर हाई स्कूल की, वो नए लेंटर के ढह गई, गिर गई। वो तो अच्छा शुक्र हुआ, कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ जी, भ्रष्टाचार की बता रहा हूँ आपको। तो उसमें मात्र भगवान की कृपा हुई कि 2 घंटे पहले ही स्कूल की छुट्टी हुई और बच्चे अपने घर पहुँचे भी नहीं थे, इसलिए तो कॉलम लेंटर गिर गया। और जबकि वो ज़्यादा 6 महीना 7 महीना का बना हुआ। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि प्रत्याशी किस तरीके से चुने, किस चीज़ को देखकर चुने? हाँ देखिए, हमारे तो यही अपील है क्षेत्र में, सभी अपने क्षेत्र में, कि हम जो भी उम्मीदवार चुनेंगे वो अपने ही का हो और ईमानदार हो, शिक्षित हो और जागरूकता हो और काम करने वाला हो, उसी को चुनेंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम रजनीश शर्मा, मैं गांव धमेड़ा नारा से, मैं एक किसान परिवार से, किसान का बेटा हूं। उससे पहले मैं किसान में, देखो ये आजकल ये अनीति हो रही है, बहुत अनीति अत्याचार हो रही है। क्या हमारा मक्का देखो 2000 के रेटों से कहाँ 800 रुपये कुंटल बिक रही है मक्का। धान हमारा 2400-3800 रुपये कुंटल से 800-900 रुपये कुंटल बिक रहा। बताओ क्या करके धरें हम एक किसान के परिवार से हैं, बहुत मतलब क्या करें बताइए। जी। तो सर, जो आप पे क्या जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी में भी हैं आप? मैं प्रदेश महासचिव को मतलब उम्मीद करा है मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने। मैं अपनी समाजवादी में एक मतलब हर समाजवादी विचार, मतलब हर घर में विचार धन करता हूँ। एनसीपी पार्टी छोड़ के तभी मैं टोपी पहना के उनको पार्टी लिया। अभी आप किसी और पार्टी से भी जुड़े हुए थे, आप उसको छोड़कर इसमें आए हैं, क्या ऐसी खूबियाँ थी जिसको देखकर आप इसमें आए? मैं एनसीपी पार्टी से, किस चीज़ से प्रभावित है समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी एक परिवार संघर्ष मतलब जो सबके समाज में आती है। जैसे आज किसानों के साथ में अनेक हर संघर्ष में काम आती है। जैसे
किसी दलित बेटी के साथ में हर समाज के सोचती है, सबका भलाई में साथ में सोचती है। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम करवा दिया, वो करवा दिया, राजनीति उल्टी सीधी करवा दी, पॉलिटिक्स बहुत होता है आजकल। तो नेताजी आप ने सभी इनको- का हमारे इन्होंने शो में आने के लिए नेताजी ने धन्यवाद। बताओ, नेताजी ने टोपी पहना के। मेरे को मान्यवर पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का आदर नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने हाथों से टोपी पहनाई और अब उनका मुझे आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में आने के लिए सर एक धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से मैं। तो दर्शकों, हमारे साथ प्रमोद यादव जी जो काफ़ी प्रभावित हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और किसान संघर्षों को लेकर वो काफ़ी एक्टिव हैं। एक तरीके से इनके विचार लिए, इनकी योजनाएं जानी हमने, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं किसान कानूनों को रद्द कराने के लिए। तो दर्शकों, लेते हैं विदा आपसे, धन्यवाद।